जीव विज्ञान की भाषा में ऊतक या टिश्यू। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे जंतु ऊतक के 4 मुख्य प्रकार बताते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियल ऊतक ये वो ऊतक है जो हमारी त्वचा बनाता है, हमारे अंगों के अंदर परतें बिछाता है और हमारी ग्रंथियां भी इसी से बनती हैं। तो आइए इस विषय की तह तक चलते हैं। स्रोतों के हिसाब से सबसे पहला और सबसे सरल प्रकार है स्क्वैमस एपिथेलियम। नाम थोड़ा मुश्किल है, पर स्रोत बताते हैं कि ये कोशिकाएं बहुत पतली और चपटी होती हैं। जैसे फर्श पर लगी टाइल्स। हाँ, बिल्कुल वैसी ही। ये हमारे मुंह के अंदर, फेफड़ों की थैलियों में और खून की नसों में पाई जाती हैं। इतनी नाजुक चीज का शरीर में क्या काम हो सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसकी नाजुक बनावट ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, फेफड़ों का काम क्या है? हवा से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। और ये काम जल्दी होना चाहिए, है ना? अगर फेफड़ों की परत मोटी ईंटों की दीवार जैसी होती तो गैसों को आने जाने में बहुत देर लगती। अच्छा। स्क्वैमस एपिथेलियम की ये टाइल जैसी पतली परत एक बारीक जाली की तरह काम करती है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को तेजी से आर पार जाने देती है। ये एक एक्सप्रेसवे है जहां चीजों को बिना रोके तेजी से गुजरना होता है। अच्छा, तो ये उन जगहों के लिए है जहां स्पीड और एफिशिएंसी सबसे जरूरी है। ये तो समझ आ गया। और यहीं पर हमारा अगला प्रकार आता है जो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बना है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड मतलब परतों वाला? बिल्कुल, स्ट्रैटिफाइड का मतलब ही है परतों वाला। अगर स्क्वैमस एपिथेलियम टाइल्स की एक परत है, तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कई ईंटों से बनी एक मोटी दीवार है। यह हमारी त्वचा की बाहरी परत बनाता है। मतलब ये शरीर का कवच है? बिल्कुल, ये हमारा आर्मर है। जब आप गिरते हैं या कहीं खरोंच लगती है तो ऊपरी कुछ परतें भले ही उतर जाएं, लेकिन नीचे की परतें हमारे अंदरूनी अंगों को सुरक्षित रखती हैं। एक मल्टी लेयर सुरक्षा प्रणाली। सही कहा। यही कारण है कि हमारी हथेलियों और तलवों की त्वचा बाकी जगहों से ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि वहां घिसाव सबसे ज्यादा होता है। हाँ, प्रकृति ने पहले ही इसका इंतजाम कर दिया है। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। मतलब शरीर के पास सुरक्षा के लिए एक मोटी दीवार भी है और लेन देन के लिए एक पतली जाली भी। लेकिन क्या ये ऊतक सिर्फ दीवारें बनाने का काम करता है या ये कुछ बना भी सकता है? मुझे याद है स्रोतों में ग्लैंडुलर एपिथेलियम का भी जिक्र था। हाँ, और अब हम सिर्फ दीवारों से आगे बढ़कर शरीर की फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की कोशिकाएं कुछ बनाने और उसे शरीर से बाहर निकालने में माहिर होती हैं। अच्छा। ये कोशिकाएं त्वचा के अंदर धंसकर ग्रंथियां या ग्लैंड्स बनाती हैं। उदाहरण के लिए हमारी पसीने की ग्रंथियां। तो जब हमें गर्मी लगती है और पसीना आता है, तो उसके पीछे यही ऊतक काम कर रहा होता है? ठीक यही। ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां शरीर का तापमान महसूस करती हैं और जरूरत पड़ने पर पानी और नमक का मिश्रण, यानी पसीना। हाँ, पसीना बनाकर त्वचा की सतह पर छोड़ देती हैं। जब ये पसीना भाप बनता है तो हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। ये हमारा पर्सनल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। अरे वाह! इसी तरह त्वचा में तेल बनाने वाली ग्रंथियां भी इसी ऊतक से बनती हैं, जो हमारी त्वचा को रूखा होने और फटने से बचाने के लिए एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर बनाती हैं। तो ये सिर्फ एक परत नहीं, बल्कि एक सक्रिय निर्माता है। बिल्कुल, हाँ। मतलब हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल करने से लेकर हमारी त्वचा को नमी देने तक सब कुछ ये ऊतक कर रहा है। हमने अब तक सुरक्षा और उत्पादन की बात की, अब पाचन और अवशोषण के बारे में क्या? हमारी आंतें, जो खाना हम खाते हैं, उसमें से पोषक तत्व कैसे सोखती हैं? यहाँ कौन सा डिजाइन काम आता है? यहाँ शरीर की इंजीनियरिंग एक और शानदार रूप लेती है, जिसे हम कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। कॉलमनर मतलब कॉलम या खंबे जैसा? सही पकड़ा। इसकी कोशिकाएं पतली और लंबी होती हैं, जैसे किसी इमारत के खंबे। ये हमारी आंतों और पेट की अंदरूनी सतह पर पाई जाती हैं। और इनका लंबा आकार क्यों होता है? इनका लंबा आकार इन्हें 2 जरूरी काम एक साथ करने की जगह देता है। पहला, पाचन के लिए जरूरी रस बनाना, और दूसरा, पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को सोखना। स्रोत में लिखा है कि इनकी सतह पर बहुत सारे मोड़ या फोल्ड्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? ये इसकी डिजाइन का सबसे जीनियस हिस्सा है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक छोटा तौलिया है। ठीक है। अगर आप उसे फैलाकर पानी पर रखें तो वो थोड़ा ही पानी सोखेगा, लेकिन अगर आप उसी तौलिए में हजारों छोटी छोटी सिलवटें बना दे तो वो कहीं ज्यादा पानी सोख पाएगा। बिल्कुल। हमारी आंतों में मौजूद ये मोड़, जिन्हें माइक्रोविली कहते हैं, ठीक यही काम करते हैं। ये सोखने वाली सतह के क्षेत्रफल को सैकड़ों गुना बढ़ा देते हैं। सैकड़ों गुना? हाँ,
अगर ये मोड़ ना होते तो पोषक तत्वों को सोखने के लिए हमारी आंतों को शायद कई किलोमीटर लंबा होना पड़ता। अविश्वसनीय। मतलब ये एक ऐसी दीवार है जो लगातार खुद की मरम्मत और पुनर्निर्माण करती रहती है। अच्छा, एक और चीज मुझे हमेशा हैरान करती है। बताइए। जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ कितनी धूल, धुआं और बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। हमारे फेफड़े इनसे जाम क्यों नहीं हो जाते? क्या इसका भी कोई इंतजाम है? बिल्कुल है, और ये शायद एपिथेलियल ऊतक का सबसे गतिशील रूप है। इसे सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। सिलिएटेड? हाँ, ये हमारे श्वसन पथ यानी नाक से लेकर फेफड़ों तक के रास्ते में पाया जाता है। इन कोशिकाओं की सतह पर बालों जैसे लाखों छोटे छोटे रेशे होते हैं जिन्हें सिलिया कहा जाता है। तो ये बाल क्या करते हैं? क्या ये फिल्टर की तरह काम करते हैं? फिल्टर से भी कहीं ज्यादा, ये एक स्वचालित कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं। कन्वेयर बेल्ट? कैसे? जब धूल और गंदगी के कण सांस के साथ अंदर जाते हैं तो वे रास्ते में मौजूद बलगम या म्यूकस में चिपक जाते हैं। फिर ये लाखों सिलिया एक लय में एक ही दिशा में लहरों की तरह हिलते हैं और इस बलगम को धीरे धीरे ऊपर की ओर गले की तरफ धकेलते रहते हैं। अच्छा। वहां से हम या तो उसे खांसकर बाहर निकाल देते हैं या निगल जाते हैं, जहां पेट का एसिड उसे खत्म कर देता है। तो ये हमारे फेफड़ों का 24/7 चलने वाला सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है। ये हमें पता भी नहीं चलता और ये चुपचाप अपना काम करता रहता है। हाँ, और ये सिस्टम कितना जरूरी है इसका अंदाजा तब लगता है जब ये खराब हो जाता है। मतलब? उस स्रोत सीधे तौर पर इसका जिक्र नहीं करते, पर इसे समझना जरूरी है। धूम्रपान करने वालों को जो लगातार खांसी रहती है, स्मोकर्स कफ, हाँ, वो इसीलिए होती है क्योंकि सिगरेट का धुआं इन सिलिया को पंगु बना देता है, उन्हें पैरालाइज कर देता है। जब ये कन्वेयर बेल्ट काम करना बंद कर देता है तो गंदगी और बलगम फेफड़ों में जमा होने लगता है और शरीर उसे बाहर निकालने का एक ही तरीका जानता है, जोर जोर से खांसना। ये एक जबरदस्त कनेक्शन है। मतलब एक छोटी सी आदत शरीर के इतने शानदार रक्षा तंत्र को ठप कर सकती है। ठीक है, अब हम अपनी सूची के आखिरी प्रकार पर आते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम। जी। नाम से लगता है कि ये कोशिकाएं घन या क्यूब के आकार की होंगी। ये कहाँ पाई जाती हैं और इनका क्या खास काम है? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये क्यूब के आकार की कोशिकाएं होती हैं और ये हमारी किडनी की नलिकाओं और लार ग्रंथियों जैसी जगहों पर पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं? अब तक हमने जो भी प्रकार देखें उनमें से ये सबसे ज्यादा मेहनती हैं। आप इन्हें शरीर के वर्कहॉर्स कह सकते हैं। वर्कहॉर्स? हाँ, इनका क्यूब जैसा आकार इन्हें अपने अंदर बहुत सारी मशीनरी रखने की जगह देता है, खासकर माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऊर्जा बनाने वाले पावर हाउस। और इन्हें इतनी ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इनका काम बहुत मेहनत वाला है। किडनी में इनका काम खून से छन कर आए तरल पदार्थ में से जरूरी चीजों जैसे पानी, ग्लूकोज, इन सब को वापस सोखकर खून में भेजना है। एक तरह की रिसाइकलिंग प्रक्रिया। बिल्कुल, ताकि शरीर से कोई भी कीमती चीज बेकार न जाए। इसी तरह लार ग्रंथियों में ये कोशिकाएं पाचन में मदद करने वाले एंजाइम्स बनाती हैं और उन्हें लार में छोड़ देती हैं। अच्छा। इन दोनों कामों यानी सक्रिय रूप से चीजों को सोखने और बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। इसलिए इनकी बनावट एक छोटे शक्तिशाली इंजन जैसी है। तो अगर मैं पूरी कहानी को संक्षेप में देखूं, स्क्वैमस कोशिकाएं तेज लेनदेन के लिए बनी पतली खिड़कियां हैं, स्ट्रेटिफाइड कोशिकाएं सुरक्षा के लिए बनी मोटी दीवारें हैं, सही। ग्लैंडुलर कोशिकाएं कुछ बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, कॉलमना कोशिकाएं पोषक तत्व सोखने वाली विशेषज्ञ हैं, सिलिएटेड कोशिकाएं सफाई करने वाली टीम है और क्यूबॉइडल कोशिकाएं ऊर्जा से भरपूर काम करने वाले पावर हाउस है। ये सब एक ही परिवार एपिथेलियल ऊतक के सदस्य हैं। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। यहाँ सबसे बड़ी और गहरी सीख यही है कि शरीर में बनावट और काम का चोली दामन का साथ है। नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम शरीर के एक ऐसे हिस्से की पड़ताल कर रहे हैं जो हर जगह है, लेकिन जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। यहीं पर ये विषय फैसिनेटिंग हो जाता है। इसका राज एक शब्द में छिपा है, मैट्रिक्स। यही बात तय करती है। खून में मैट्रिक्स प्लाज्मा है जो 90% से ज्यादा पानी है, इसलिए खून बहता है। वहीं हड्डी का मैट्रिक्स कैल्शियम और फॉस्फेट के क्रिस्टल से बना एक जाल है, इसीलिए वो इतना मजबूत और कठोर होता है। अच्छा, तो मतलब असली खेल कोशिकाओं का नहीं बल्कि उस मीडियम का है जिसमें वो रहती हैं। चलिए तो फिर सबसे ठोस वाले से शुरू करते हैं, हड्डियां। हाँ,
ये हमारे शरीर का ढांचा है, ये तो हम सब जानती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक निर्जीव फ्रेमवर्क है, जैसे किसी बिल्डिंग में लगे लोहे के सरिये? ये एक बहुत आम गलतफहमी है, बहुत आम। हड्डियां बिल्कुल भी निर्जीव नहीं होती। अच्छा। वो एक जिंदा, लगातार बदलने वाला ऊतक है। सोचिए, जब किसी की हड्डी टूटती है तो वापस जुड़ जाती है। कोई निर्जीव चीज खुद को ठीक नहीं कर सकती। ये तो है। हमारी हड्डियां लगातार पुरानी कोशिकाओं को हटाकर नई बनाती रहती हैं। और ये सिर्फ ढांचा ही नहीं देती, ये हमारे शरीर के लिए एक मिनरल बैंक की तरह भी हैं। जब शरीर को कैल्शियम की जरूरत होती है तो वो हड्डियों से उधार लेता है। ओहो। साथ ही हमारे खून की सारी कोशिकाएं, लाल, सफेद, सब हड्डियों के अंदर बोन मैरो में ही बनती हैं। तो ये एक ढांचे से कहीं ज्यादा एक डायनामिक फैक्ट्री है। वाह। इसका जवाब है हमारा दूसरा हीरो, कार्टिलेज, यानी उपास्थि। कार्टिलेज। ये हड्डियों के सिरों पर, हमारी नाक की नोक पर और हमारे कानों में पाया जाता है। इसका मैट्रिक्स प्रोटीन और शुगर से बना एक चिकना रबड़ जैसा पैड है। जब आप चलते या दौड़ते हैं तो आपके घुटनों पर जो जबरदस्त दबाव पड़ता है उसे यही सोख लेता है। उसे यही कार्टिलेज सोख लेता है, ठीक एक गाड़ी के शॉकर्स की तरह। इसके बिना हड्डियां आपस में रगड़कर घिस जाती, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। और कार्टिलेज की एक और बात है, ये आसानी से ठीक नहीं होता है ना? मैंने हाँ, और यहीं पर दो नाम आते हैं जो अक्सर लोगों को उलझा देते हैं, लिगामेंट्स यानी स्नायु और टेंडन यानी कंडरा। लिगामेंट्स और टेंडन दोनों का काम जोड़ना है, लेकिन उनके काम करने का तरीका जमीन आसमान का है, और ये उनकी बनावट में साफ दिखता है। अच्छा, तो अगर लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और टेंडन मांसपेशी को हड्डी से, तो इन दोनों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? एक रबर बैंड जैसा लचीला और दूसरा रस्सी जैसा मजबूत क्यों है? सोचिए, आपके घुटने के जोड़ पर वहां हड्डियां हैं जिन्हें एक साथ रहना है, लेकिन उन्हें मुड़ने की भी आजादी चाहिए। बिल्कुल। यहां लिगामेंट काम आता है। ये मजबूत इलास्टिक बैंड की तरह होते हैं। ये जोड़ को इतना कसकर पकड़ते हैं कि वो अपनी जगह से हिले नहीं, लेकिन उनमें इतना खिंचाव होता है कि आप आराम से चल फिर सकें। अगर ये खिंचते नहीं तो आपके पैर लकड़ी के हो जाते। और जब किसी के पैर में मोच आती है तो असल में यही लिगामेंट अपनी क्षमता से ज्यादा खिंच जाता है या फट जाता है। समझ गई। तो लिगामेंट का काम है स्थिरता के साथ गति की अनुमति देना। तो फिर टेंडन इतने कठोर और इनफ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? अब टेंडन के काम के बारे में सोचिए। वो आपकी मांसपेशी की ताकत को हड्डी तक पहुंचाता है। जब आप कोई वजन उठाती हैं तो आपकी बाइसेप्स की मांसपेशी सिकुड़ती है। हाँ। आप चाहती हैं कि उसकी 100% ताकत बिना किसी बर्बादी के हड्डी को खींचे। टेंडन एक मजबूत, न खिंचने वाली रस्सी या केबल की तरह काम करता है। अच्छा। अगर टेंडन रबर बैंड की तरह खिंचता तो आपकी मांसपेशी की आधी ऊर्जा तो उसे खींचने में ही बर्बाद हो जाती और आपको वजन उठाने में दुगना जोर लगाना पड़ता। तो मतलब इसकी ताकत इसके कम लचीलेपन में है? ये तो उल्टा लगता है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि लचीलापन ही ताकत है। कुछ मामलों में हाँ, लेकिन इंजीनियरिंग में हर चीज का एक मकसद होता है। टेंडन के मामले में उसकी ताकत है पावर को बिना लॉस के ट्रांसफर करना। उसकी अकड़न एक फीचर है, कोई कमी नहीं। ये शरीर की एफिशिएंसी का एक शानदार उदाहरण है। ठीक है, तो हमारे पास फ्रेमवर्क हो गया और उसे जोड़ने वाले केबल और इलास्टिक बैंड भी हो गए। लेकिन शरीर के अंदर जो खाली जगह होती है, अंगों के बीच में, त्वचा और मांसपेशियों के नीचे, क्या वो बस खाली होती है या वहां भी कुछ है जो सब कुछ अपनी जगह पे रखता है? नहीं, खाली बिल्कुल नहीं होती। अगर वो खाली होती तो हमारे सारे अंग गुरुत्वाकर्षण से नीचे खिसक जाते। सही बात है। उस जगह को भरता है एरियोलर ऊतक, एरियोला टिश्यू। इसे आप शरीर का इंटरनल बबल रैप या पैकिंग मटेरियल कह सकते हैं। पैकिंग मटेरियल? हाँ, ये एक ढीला, जालीदार ऊतक है जो हर अंग को सहारा देता है, उसे अपनी जगह पर रखता है और नसों और खून की नलियों को एक रास्ता देता है। तो ये सिर्फ एक फिलर नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ फिलर नहीं है, ये हमारे शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति भी है। ओहो। ये वो जगह है जहां हमारे इम्यून सिस्टम की बहुत सारी कोशिकाएं गश्त लगाती हैं। जब भी कोई बाहरी बैक्टीरिया या वायरस त्वचा को पार करके अंदर आता है तो सबसे पहले उसका सामना इसी एरियोलर ऊतक में मौजूद रक्षक कोशिकाओं से होता है। ये एक तरह से शरीर का सिक्योरिटी चेक पॉइंट भी है। पैकिंग मटेरियल और सिक्योरिटी चेक पॉइंट, ये तो बहुत जरूरी काम हो गया। अब एक और ऊतक पर आते हैं जिसके बारे में हम सब जानते हैं या सोचते हैं कि हम जानते हैं, एडिपोस ऊतक। चर्बी।
हाँ, चर्बी या फैट। हम सब सोचते हैं कि ये बस एक्स्ट्रा समोसे खाने का नतीजा है। क्या इसका काम सिर्फ ऊर्जा जमा करना है? हम अक्सर फैट को एक विलन की तरह देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये एक अविश्वसनीय रूप से कुशल ऊर्जा स्रोत है। 1 ग्राम फैट में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से दुगुनी से भी ज्यादा ऊर्जा होती है। दुगुनी? दुगुनी से ज्यादा। ये हमारे शरीर का पावर बैंक है, जो मुश्किल समय के लिए एनर्जी स्टोर करता है। ये हमें ठंड से बचाने के लिए एक कंबल की तरह भी काम करता है। लेकिन इसका सबसे हैरान करने वाला काम ये नहीं है। और वो क्या है? एडिपोज ऊतक सिर्फ एक स्टोरेज डिपो नहीं है। अब विज्ञान इसे एक सक्रिय अंग मानता है, एक एंडोक्राइन ऑर्गन। मतलब ये हार्मोन बनाता है? बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये हार्मोन बनाता और छोड़ता है। उदाहरण के लिए लेप्टिन नाम का एक हार्मोन फैट कोशिकाएं ही बनाती हैं, जो हमारे दिमाग को बताता है कि हमारा पेट भर गया है और अब खाना बंद कर दो। अरे वाह! तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म और भूख को कंट्रोल करने में भी एक अहम भूमिका निभाता है। ये सिर्फ एक पैसिव लेयर नहीं, बल्कि एक एक्टिव मैनेजर है। वाह! मतलब फैट हमारे शरीर से बात भी करता है। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। और ये हमें हमारी बातचीत के शुरुआती पॉइंट पर वापस लाता है, वो संयोजी ऊतक जो इन सब चीजों को, इस ऊर्जा को, इन हार्मोन्स को हर कोशिका तक पहुंचाता है। रक्त। बिल्कुल। रक्त इस पूरे सिस्टम का लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। इसका तरल मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा इसे यह काबिलियत देता है कि वो हजारों किलोमीटर लंबी नसों और धमनियों के जाल में घूम सके। ये सिर्फ ऑक्सीजन और खाने की डिलीवरी नहीं करता, ये शरीर का कूड़ा उठाने वाला सिस्टम भी है, जो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स को उठाकर बाहर निकालने के लिए फेफड़ों और किडनी तक ले जाता है। और जैसा हमने अभी बात की, ये शरीर का हाई स्पीड इंटरनेट भी है, जो एक ग्रंथि से निकले हार्मोन को शरीर के दूसरे कोने में मौजूद टारगेट अंग तक पहुंचाता है। तो आज के इस पूरी बातचीत को देखूं तो संयोजी ऊतक शब्द का मतलब ही बदल गया है। ये कोई एक चीज नहीं, बल्कि एक पूरा कॉन्सेप्ट है। सही कहा। इसमें शरीर को खड़ा रखने वाली हड्डी है, जोड़ों को बचाने वाला कार्टिलेज का कुशन है, पावर ट्रांसफर के लिए टेंडन का केबल है, स्थिरता के लिए लिगामेंट का इलास्टिक है, अंगों को थामने वाला एरियोलर का जाल है, ऊर्जा और हार्मोन का मैनेजर एडिपोज ऊतक है, और इन सबको आपस में जोड़ने वाला खून का एक बहता हुआ दरिया है। ये सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, सिर्फ अपने मैट्रिक्स की वजह से अलग-अलग काम करते हैं। और यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। हमारा विषय है पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यूज। ये सिर्फ हिलने दुलने वाले हिस्से नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के 3 अलग अलग तरह के विशेषज्ञ मजदूर हैं। एक वो जो हमारे आदेश का इंतजार करता है, दूसरा वो जो चुपचाप पर्दे के पीछे से सारे जरूरी काम संभालता है, और एक तीसरा भी है जो सबसे अहम काम करता है और कभी छुट्टी नहीं लेता। हमारे पास जो स्रोत है वो इन तीनों की बनावट और काम करने के तरीकों पर कमाल की रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं हमारे शरीर के एक्शन हीरो से, वो मांसपेशियां जिनके बारे में हम मसल शब्द सुनते ही सोचते हैं। हमारी बाहों की, टांगों की, जिन्हें हम जिम में बनाते हैं, इन्हें कंकाल पेशी या रेखित पेशी कहते हैं। एक्शन हीरो कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि यही वो मांसपेशियां हैं जो हमें दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने की ताकत देती हैं। अगर हम इनकी बनावट पे गौर करें तो स्रोत बताता है कि इनकी कोशिकाएं, जिन्हें पेशी तंतु या मसल फाइबर कहते हैं, वो बहुत लंबी और बेलनाकार यानी एक सिलेंडर जैसी होती हैं। और एक खास बात, ये अशाखित होती हैं, मतलब इनमें से कोई ब्रांच नहीं निकलता। ये एक सीधे लंबे तार की तरह होती हैं। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है कि ये बहुकेंद्र की होती हैं। आमतौर पर तो हम यही पढ़ते हैं कि एक कोशिका में एक ही केंद्रक या न्यूक्लियस होता है, जो उसका ब्रेन होता है। यहाँ एक से ज्यादा क्यों? ये एक शानदार सवाल है, और यहीं पे इनकी असली ताकत का राज छिपा है। बहुकेंद्रकी होने का मतलब है कि एक ही लंबे मसल फाइबर के अंदर सैकड़ों केंद्रक हो सकते हैं। इसका एक सीधा कारण तो ये है कि ये कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में से होती हैं, कुछ तो कई सेंटीमीटर तक लंबी। इतने बड़े घर को चलाने के लिए एक कंट्रोल सेंटर काफी नहीं है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ कि एक छोटी दुकान को एक मालिक चला सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाने के लिए हर डिपार्टमेंट में एक मैनेजर चाहिए होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सादृश्य एकदम सटीक है। और इसका एक और गहरा मतलब है।
जो सीधे सीधे मसल ग्रोथ से जुड़ा है। सोचिए, जब आप जिम में वजन उठाते हैं तो इन मसल फाइबर्स में छोटे छोटे माइक्रोटीयर्स आते हैं, मतलब हल्की क्षति होती है। अब शरीर को इनकी मरम्मत करनी होती है। यहीं पर ये सारे अतिरिक्त केंद्रक एक सुपर एक्टिव रिपेयर क्रू की तरह काम करते हैं। वे सब मिलकर बहुत तेजी से नया प्रोटीन बनाते हैं, जो न सिर्फ उस क्षति की मरम्मत करता है बल्कि उस फाइबर को पहले से थोड़ा और मोटा और मजबूत बना देता है। अरे वाह! तो मसल ग्रोथ का असली राज इन अतिरिक्त कंट्रोल सेंटर्स में छिपा है। मतलब हर बार जब हमें वर्कआउट के बाद दर्द होता है तो असल में ये रिपेयर क्रू अपना काम कर रहा होता है। ये तो वाकई कमाल है। अच्छा, और इन्हें रेखित या स्ट्राइएटेड क्यों कहते हैं? क्या इन पर सच में कोई रेखाएं होते हैं? हाँ, बिल्कुल। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर इन पर हल्के और गहरे रंग की धारियां या पट्टियां दिखाई देती हैं, जो एक के बाद एक आती हैं। ये कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि ये उनकी ताकत का ब्लूप्रिंट है। ये धारियां असल में एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन फिलामेंट्स के बेहद व्यवस्थित तरीके से जमे होने के कारण बनती हैं। जब दिमाग से सिग्नल आता है तो ये फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, जिससे पूरी मांसपेशी सिकुड़ती है। ये अरेंजमेंट बहुत तेज और शक्तिशाली संकुचन पैदा करने के लिए एकदम परफेक्ट है। समझ गया। तो ये बनावट उन्हें स्प्रिंटर बनाती है, जो तुरंत हरकत में आ सके। और जाहिर है, स्रोत के मुताबिक ये ऐच्छिक या वॉलंटरी हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। ऐच्छिक का मतलब है कि ये हमारी चेतना, हमारी इच्छा के अधीन है। जब आप चलने का फैसला करते हैं, बोलने का फैसला करते हैं, या ये चर्चा सुनने के लिए अपना फोन उठाने का फैसला करते हैं, तो आपका दिमाग इन कंकाल पेशियों को सीधा आदेश भेजता है। ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं और इनके सिकुड़ने से ही हड्डियां खींचती हैं और हमारा शरीर गति करता है। ये तो हुई उन मांसपेशियों की बात जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जो हमारे आदेश पर चलती हैं। लेकिन हमारे शरीर में तो 99% काम हमारे बिना सोचे समझे होते हैं। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, पर मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही कि मेरा खाना पच रहा है या नहीं। वहां किस तरह की मांसपेशियां काम कर रही हैं? अब हम आते हैं शरीर के उन गुमनाम नायकों पर, जो पर्दे के पीछे रहकर हमें जिंदा रखते हैं। ये है अरेखित या चिकनी पेशियां। ये वो वर्कफोर्स है जो ऑटो पायलट पर काम करती है। इनकी बनावट कंकाल पेशियों से बिल्कुल अलग है। स्रोत बताता है कि इनकी कोशिकाएं तरकू आकार की होती हैं, यानी स्पिंडल शेप्ड, बीच से मोटी और किनारों से पतली। और केंद्रक के मामले में भी ये अलग है। हाँ, कंकाल पेशियों के ठीक उलट ये एक केंद्र की होती हैं। हर कोशिका में सिर्फ एक केंद्रक होता है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अरेखित या चिकनी, इन पर कोई धारियां नहीं होती। इनके अंदर प्रोटीन फिलामेंट्स उतने व्यवस्थित तरीके से नहीं जमे होते, इसलिए ये चिकनी दिखती हैं। इनकी ये बनावट शक्तिशाली और तेज संकुचन के लिए नहीं, बल्कि धीमे और लगातार संकुचन के लिए बनी है। और मुझे लगता है इसी से इनके काम करने का तरीका भी तय होता है। ये पूरी तरह से अनैच्छिक है। बिल्कुल, अनैच्छिक या इनवॉलंटरी। हम इन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, और शुक्र है कि हम नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर हमें अपनी आंतों को मैन्युअल रूप से नियंत्रित करना पड़ता, आप एक जरूरी मीटिंग में होते और आपको याद आता, अरे मुझे तो अपना खाना आगे बढ़ाना है। ये मांसपेशियां हमारे आंतरिक खोखले अंगों जैसे पेट, आंतों, फेफड़ों की नलिकाओं और सबसे जरूरी हमारी रक्त वाहिकाओं की दीवारों में पाई जाती हैं। तो इसका मतलब जब हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, या जब हमारी आंखों की पुतली रोशनी के हिसाब से छोटी बड़ी होती है, वो सब इन्हीं का काम है। एकदम सही। ये धीमी गति से लेकिन बिना थके लंबे समय तक काम कर सकती हैं। कंकाल पेशियां स्प्रिंटर की तरह हैं, जो तेजी से दौड़कर थक जाती हैं, लेकिन चिकनी पेशियां एक मैराथन धावक की तरह हैं, जो धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करती रहती हैं। रक्त वाहिकाओं को हल्का सा सिकोड़कर ब्लड प्रेशर बनाए रखना हो या पेट में धीरे धीरे खाने को मथना हो, इन सब कामों के लिए इनकी बनावट एकदम सही है। कमाल है। तो हमारे पास एक स्प्रिंटर है जिसे हम कंट्रोल करते हैं, और एक मैराथन धावक है जो अपने आप काम करता है। लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसी मांसपेशी भी तो है जिसे एक ही समय में दोनों होना पड़ता है। एक ऐसा मैराथन धावक जिसे हर पल पूरी जिंदगी स्प्रिंट करना पड़ता है। मैं दिल की बात कर रहा हूं। और यहीं पर हम अपनी तीसरी और शायद सबसे असाधारण वर्कफोर्स पर आते हैं, हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स। ये वाकई में एक अनोखा मिश्रण है। स्रोत के अनुसार इनकी कोशिकाएं कंकाल पेशी की तरह बेलनाकार और रेखित होती हैं, यानी धारियां इन पर भी होती हैं।
ये इन्हें शक्तिशाली संकुंचन की क्षमता देता है जो खून को पूरे शरीर में पंप करने के लिए जरूरी है। लेकिन ये चिकनी पेशियों की तरह एक केंद्र की होती हैं, है ना? हाँ, हर कोशिका में आमतौर पर एक ही केंद्रक होता है, लेकिन इनकी सबसे खास और अनोखी पहचान है कि ये शाखित होती हैं, यानी ब्रांच्ड। इनके फाइबर्स एक दूसरे से जुड़कर एक घना इंटरकनेक्टेड जाल बनाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस जाल जैसी बनावट का क्या फायदा है? ये इसे दूसरे मसल फाइबर से अलग कैसे बनाता है? ये बनावट सुनिश्चित करती है कि दिल एक टीम की तरह काम करे। इसे ऑल और नथिंग नियम कहते हैं। जब दिल के एक कोने में धड़कने का सिग्नल पैदा होता है तो इस जाल की वजह से वो सिग्नल बिजली की तेजी से हर एक कोशिका तक एक साथ पहुंच जाता है। नतीजा ये होता है कि या तो दिल की सभी मांसपेशी कोशिकाएं एक साथ सिकुड़ेंगी या कोई नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दिल का एक हिस्सा धड़क रहा हो और दूसरा आराम कर रहा हो। ये बनावट ही पूरे दिल को एक शक्तिशाली सिंक्रोनाइज्ड पंप बनाती है जो हर धड़कन में खून को प्रभावी ढंग से बाहर फेंकता है। और जैसा कि नाम से जाहिर है, ये सिर्फ दिल में ही मिलती हैं। स्रोत कहता है कि ये जीवन भर बिना थके लय में काम करती हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। हम सुनते हैं कि दिल का दौरा पड़ने पर हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो कभी ना थकने का मतलब क्या ये है कि वे कभी खराब नहीं हो सकती, या कुछ और? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम कहते हैं कि ये कभी नहीं थकती, तो हमारा मतलब उस लैक्टिक एसिड वाली थकान से होता है जो कंकाल पेशियों में महसूस होती है। हृदय की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका के पावर हाउस की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उन्हें लगातार ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई मिलती रहती है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में वे कभी नहीं थकती। लेकिन दिल का दौरा एक अलग स्थिति है। वो मांसपेशियों के थकने की वजह से नहीं, बल्कि उन तक खून पहुंचाने वाली धमनी में रुकावट आने से होता है। ये एक फ्यूल सप्लाई की समस्या है। जब ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई बंद हो जाती है तो ये कोशिकाएं मरने लगती हैं। तो वे थकती नहीं है, लेकिन वे ईंधन के बिना चल भी नहीं सकती। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो हमने शरीर की इन 3 अलग-अलग वर्कफोर्स को देखा। अगर हम श्रोताओं के लिए इसे समेटना चाहें तो इन तीनों के बीच मुख्य अंतर क्या है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो हम इन्हें कुछ मुख्य पैमानों पर आसानी से समझ सकते हैं। पहला है नियंत्रण। कंकाल पेशियां ऐच्छिक हैं, हमारे आदेश पर चलती हैं। चिकनी और हृदय पेशियां दोनों अनैच्छिक हैं, वो ऑटोमेटिक हैं। दूसरा है बनावट। कंकाल और हृदय पेशियों पर धारियां होती हैं जो इन्हें शक्तिशाली बनाती हैं। चिकनी पेशी पर धारियां नहीं होती क्योंकि उसका काम धीमा और निरंतर है। सही है। तीसरा है कोशिकाओं का आकार और संरचना। कंकाल पेशी लंबी, बेलनाकार, बहुकेंद्र की फैक्ट्री। चिकनी पेशी तरकू आकार, एक केंद्र की मैराथन धावक। और हृदय पेशी बेलनाकार, शाखित, एक केंद्र की टीम प्लेयर। और आखिर में उनका स्थान। कंकाल पेशियां हड्डियों पर, चिकनी पेशियां आंतरिक अंगों में और हृदय पेशी सिर्फ और सिर्फ दिल में। ये बिल्कुल साफ है कि हर प्रकार की पेशी की बनावट उसके काम के लिए ही तराशी गई है। कभी सोचा है, जब हमारा हाथ किसी गर्म तवे को छूता है तो वो पलक झपकने से भी पहले कैसे पीछे हट जाता है? मतलब दिमाग को तो शायद सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। ये होता कैसे इतनी तेजी से? हाँ, ये कमाल की चीज है ना। हम हर रोज ऐसी चीजें महसूस करते हैं, पर उसके पीछे जो एक अविश्वसनीय मशीनरी काम कर रही है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और आज हम उसी मशीनरी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम शरीर के सबसे तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी नर्वस टिश्यू पर बात करेंगे। तंत्रिका ऊतक। हाँ, चलिए फिर इस कमांड सेंटर को थोड़ा खोल कर देखते हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं उसमें इसकी परिभाषा तो काफी सीधी है। इसका मुख्य काम है संदेशों को शरीर के हिस्सों से दिमाग तक ले जाना और फिर दिमाग से वापस शरीर तक लाना। बिल्कुल, एक तरह से ये शरीर का अपना सुपरफास्ट इंटरनेट है। हाँ, सही कहा। और ये इंटरनेट कितना फैला हुआ है ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ा कि ये हमारे शरीर की 3 सबसे जरूरी चीजें बनाता है। हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन, हेड ऑफिस। हाँ, फिर हमारी रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइनल कॉर्ड, और वो नसें जो पूरे शरीर में फैली हैं
मतलब शरीर का पूरा कंट्रोल सिस्टम इसी एक ऊतक से बना है। इसे एक बड़े संगठन की तरह देख सकते हैं। हमारा मस्तिष्क उस कंपनी का सीईओ है, जो सोचता है, योजना बनाता है और सारे बड़े फैसले लेता है। अच्छा, तो फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या हुआ? कंपनी का कोई मैनेजर? आप उसे एक तरह से देश का मेन नेशनल हाईवे कह सकते हैं। ओके। सीईओ यानी ब्रेन से आने जाने वाली सारी जरूरी जानकारी इसी हाईवे से गुजरती है, और नसें वो छोटी छोटी गलियां और सड़कें हैं जो उस हाईवे से निकलकर शरीर के हर घर हर कोने तक जानकारी पहुंचाती हैं। वाह, क्या शानदार तरीका है इसे समझने का। मतलब पूरा एक सिस्टम है जो मिलकर काम कर रहा है। अच्छा, इस सामग्री में एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि इस इतने बड़े और जटिल हाईवे सिस्टम की एक सबसे छोटी बुनियादी इकाई है, एक सिंगल सेल, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। और यहीं पर इस सिस्टम की असली खूबसूरती छिपी है। जरा सोचिए, एक अकेली कोशिका जो इतनी छोटी है कि बिना माइक्रोस्कोप के दिख भी नहीं सकती, वो हमारे पूरे एहसास की, हमारी पूरी चेतना की नींव है। ऐसे अरबों खरबों न्यूरॉन्स मिलकर ये पूरा नेटवर्क बनाते हैं। मतलब ये एक ईंट की तरह है जिससे पूरा ताजमहल बना है। बिल्कुल। तो फिर इस एक ईंट को, इस न्यूरॉन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो ये दिखता कैसा है? इसकी बनावट ही इसके काम के लिए बनी है। एकदम परफेक्ट डिजाइन है। तो सबसे पहले इसका कंट्रोल सेंटर है, जिसे सेल बॉडी या साइटॉन कहते हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें न्यूक्लियस होता है। मतलब ये न्यूरॉन का अपना छोटा सा दिमाग है जो इसे जिंदा रखता है। हाँ, और यही वो जगह है जहां बाहर से आने वाली सारी सूचनाओं को प्रोसेस किया जाता है। सेल बॉडी ही तय करती है कि सिग्नल मजबूत है या कमजोर, और उसे आगे भेजना है या नहीं। फिर इस सेल बॉडी से पेड़ की शाखाओं जैसे छोटे छोटे धागे निकलते हैं, जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। मैंने पढ़ा कि ये एक एंटेना की तरह काम करते हैं ना? बिल्कुल। मतलब इनका काम सिग्नल को पकड़ना है। हाँ, और एक न्यूरॉन में हजारों डेंड्राइट्स हो सकते हैं। इसका मतलब है कि एक अकेला न्यूरॉन एक ही समय में कई अलग अलग जगहों से जानकारी ले सकता है। ये इसे एक बहुत शक्तिशाली प्रोसेसर बनाता है। और फिर आता है वो एक लंबा सा धागा जो सेल बॉडी से निकलता है, एक्सॉन। हाँ, एक्सॉन। और इसका काम डेंड्राइट से एकदम उल्टा है। अगर डेंड्राइट इनपुट हैं तो एक्सॉन एक आउटपुट केबल है जो सिग्नल को सेल बॉडी से दूर अगले न्यूरॉन तक ले जाता है। तो अब पूरी तस्वीर देखिए। जानकारी को पकड़ने के लिए हजारों एंटेना यानी डेंड्राइट, उसे प्रोसेस करने के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल रूम यानी सेल बॉडी, और फिर उस प्रोसेस की हुई जानकारी को आगे भेजने के लिए एक लंबी केबल यानी एक्सॉन। एक ही कोशिका के अंदर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का पूरा सिस्टम। प्रकृति का इससे बेहतर इंजीनियरिंग का उदाहरण मिलना मुश्किल है। एक ही सेल में सब कुछ, कमाल है। अच्छा, तो हमने इसकी बनावट तो समझ ली, पर सबसे बड़ा सवाल ये काम कैसे करता है? ये संदेश भेजता कैसे है? ये इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है, क्योंकि इसकी पूरी कहानी इसकी रफ्तार में छिपी है। यहाँ सूत्रों में बताया गया है कि ये किसी भी स्टिमुलस, जैसे किसी का छूना, कोई दर्द या गर्मी, को एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में बहुत तेजी से आगे भेजता है। मतलब बिजली के झटके के रूप में। अंदर ये संदेश बिजली के रूप में दौड़ते हैं, और यही वजह है कि हमारी प्रतिक्रियाएं इतनी तेज होती हैं। वैसे ये जानना दिलचस्प है कि यह गति तारों में बहने वाली बिजली की गति से बहुत धीमी है, लेकिन जैविक दुनिया के लिए ये अविश्वसनीय रूप से तेज है। ये प्रकृति का अपना अनोखा समाधान है। आहा, तो जो हमने शुरू में गर्म तवे की बात की थी, उसका राज यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। एग्जैक्टली। जैसे ही आपकी उंगली गर्म तवे को छूती है, वहां की नसें उस गर्मी और दर्द के सिग्नल को तुरंत एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल देती हैं। ये बिजली का सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर कूदता हुआ, आपकी बांह से होता हुआ, सेकंड के कुछ हिस्सों में आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से दिमाग तक। यही तो जादू है। ऐसे इमरजेंसी मामलों में, जिन्हें रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, सिग्नल दिमाग तक जाने का इंतजार ही नहीं करता। ये तो मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मैंने गलती से गरम प्रेस को छू लिया था। मेरा हाथ इतनी तेजी से हटा कि मुझे सोचने का भी मौका नहीं मिला कि हुआ क्या। एक मिनट, आप कह रही हैं कि स्पाइनल कॉर्ड ने फैसला लिया, दिमाग ने नहीं? मतलब स्पाइनल कॉर्ड खुद फैसले ले सकता है? मुझे लगा था कि सारे आदेश हमेशा दिमाग से ही आते हैं। हाँ, सुरक्षा के मामलों में स्पाइनल कॉर्ड के पास इमरजेंसी पावर होती है। वो तुरंत एक दूसरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस हाथ की मांसपेशियों को भेजता है
और उन्हें सिकुड़ने का आदेश देता है। अरे वाह। आपका हाथ पीछे हट जाता है। ये सब मिली सेकेंड में होता है। दर्द का असली एहसास तो आपको तब होता है जब वो पहला सिग्नल आराम से दिमाग तक पहुंचता है, लेकिन तब तक आपका शरीर खुद को बचा चुका होता है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब हमारे शरीर में एक इमरजेंसी बाईपास सिस्टम भी है जो दिमाग को लूप से बाहर रखकर काम करता है ताकि समय बच सके। ये तो अविश्वसनीय है। ये दक्षता का मतलब एफिशिएंसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। शरीर का एक ही लक्ष्य है, जीवित रहना। तो चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने शरीर की इमारत के 4 मुख्य बिल्डिंग मटेरियल्स को देखा। उपचर्म ऊतक, इमारत का पेंट और प्लास्टर जो सुरक्षा और लेन देन का काम करता है। फिर संयोजी ऊतक जो इमारत का स्टील फ्रेम, कंक्रीट, पाइपलाइन सब कुछ है, जो सहारा देता है, जोड़ता है और परिवहन करता है। हाँ, इसके बाद पेशी ऊतक जो इमारत के इंजन और मोटर हैं, जो हर तरह की गति पैदा करते हैं। बिल्कुल। और आखिर में तंत्रिका ऊतक जो पूरी इमारत का सेंट्रल कमांड, कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट है, जो हर चीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। और जो बात सबसे ज्यादा प्रभावशाली है वो ये कि ये चारों एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसा आपने शुरू में कहा था, असली जादू इनके तालमेल में है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाथ हिलाने जैसे एक छोटे से काम में भी नर्वस सिस्टम ऑर्डर देता है, मस्कुलर सिस्टम उसे पूरा करता है, कनेक्टिव सिस्टम उस बल को ट्रांसफर करता है। और ये सब एपिथेलियल सिस्टम मतलब त्वचा के अंदर सुरक्षित रहता है। वाह। बिल्कुल सही। ये एक बेहतरीन सिम्फनी है जहाँ हर इंस्ट्रूमेंट अपना पार्ट बखूबी निभा रहा है। सही। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। हमने आज ऊतकों की संरचना और उनके अविश्वसनीय कार्यों को समझा। तो सोचने वाली बात ये है, ये मरम्मत की प्रक्रिया उम्र के साथ धीमी क्यों हो जाती है? अच्छा सवाल है। और क्या भविष्य में स्टेम सेल जैसी तकनीकें हमारे शरीर की इस अंदरूनी वास्तुकला को बनाए रखने या यहाँ तक कि इसे और बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, जिससे हम चोटों से जल्दी उभर सकें और उम्र बढ़ने के प्रभाव को धीमा कर सकें? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विज्ञान लगातार अद्भुत खोजें कर रहा है।